जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का नॉलेज विला के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों हम आप लोगों के लिए लेकर के आ गए हैं आपका 13 मई 2023 का यह आपका करंट अफेयर है, दैनिक करंट अफेयर है दोस्तों। तो चलिए तैयार हो जाइए आप सभी लोग कॉपी और पेन लेकर के, और हम आने वाले अगले आधे घंटे में बहुत सारी बातों के बारे में जानेंगे दोस्तों। देश दुनिया और मध्य प्रदेश से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण खबरों के बारे में हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला प्रश्न। देखिए दोस्तों, अपना पहला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाल ही में भारत में कहां पर हरित पत्तन दिशा निर्देश 2023, उसका नाम क्या है? हरित सागर। हरित सागर जो आपका दिशा निर्देश 2023 है, क्लियर, ये इसका शुभारंभ जो है यह कहां पर किया गया है ये आपको बताना है, और इसका सही उत्तर है नई दिल्ली। इसका शुभारंभ मित्रों नई दिल्ली में किया गया है, और इसका नाम क्या है? हरित पत्तन दिशा निर्देश 2023, हरित सागर नाम से यह आपका प्रचलित है। क्लियर, तो इसका शुभारंभ हाल ही में दिल्ली में किया गया है। अभी आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा कि आखिर यह हरित सागर का जो शुभारंभ दिल्ली में किया गया है यह है क्या। क्लियर, तो अब हम इसका देखते हैं उद्देश्य। देखिए दोस्तों, उद्देश्य क्या है? जीरो कार्बन लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु यह क्यों चालू किया गया दोस्तों? इसका उद्देश्य है जीरो कार्बन लक्ष्य को प्राप्त करना। आपको पता है दोस्तों कि भारत बहुत सारा कार्बन उत्सर्जित करता है, इतना भारत कार्बन उत्सर्जित करता है, और भारत ही नहीं दोस्तों, दुनिया के विभिन्न देश कार्बन का उत्सर्जन करते हैं। और यदि इसी तरह से दुनिया के विभिन्न देश कार्बन का उत्सर्जन करते रहे, उन्होंने कार्बन उत्सर्जन पर कंट्रोल नहीं किया, तो आगे आने वाले समय में हम बहुत ही भयानक तबाही का सामना करेंगे, जो कि पर्यावरण से संबंधित हो सकती है। बात समझ में आई? तो इसी कारण से दोस्तों, इसी चीज को देखते हुए दुनिया के विभिन्न देश क्या कर रहे हैं? कार्बन उत्सर्जन पर कंट्रोल कर रहे हैं, और कार्बन इमिशन जो हो रहा है उन पर प्रतिबंध लगा रहे हैं हर एक देश पर। तो भारत ने भी दोस्तों, कोप की जो मीटिंग हुई थी, क्लियर, तो उस मीटिंग में भारत ने भी जाकर के कह दिया कि हम 2070 तक क्या करेंगे, 2070 तक हम कार्बन इमिशन अपना जीरो कर देंगे। अब इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम कार्बन बिल्कुल भी उत्सर्जित नहीं करेंगे, सभी कारखाने बंद कर देंगे, जितनी भी औद्योगिक गतिविधियां हैं सभी पर प्रतिबंध लगा देंगे, तो ऐसा तो है नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, हम काफी हद तक यह कोशिश करेंगी हमारी सरकारें कि जहां पर हम इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करते हैं वहां पर हम बैटरी वाली गाड़ियों को प्रयोग करें, डीजल से चलने वाली गाड़ियों की जगह पर। और इसके अलावा उद्योगों में ज्यादा से ज्यादा हम लोग सौर ऊर्जा का प्रयोग करें, सोलर पैनल का प्रयोग करें। और इसीलिए आप भी सुनते हैं कि आजकल जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा बढ़ रहा है। सरकार भी इसके लिए प्रमोट कर रही है, तरह तरह की आपको सब्सिडी दे करके, और इसके अलावा सोलर पैनल भी लगवाए जा रहे हैं सब्सिडाइज रेट पर। क्यों? क्योंकि दोस्तों सरकारें चाहती हैं कि लोग इनका उपयोग करें, इससे क्या होगा, ओवरऑल कार्बन का इमिशन कम होगा। तो कार्बन इमिशन कम करना चाहती है, चाहे वो आपका बंदरगाहों में हो रहे आपके प्रदूषण हो, या फिर आपके सड़कों के माध्यम से हो रहे प्रदूषण हो, या फिर आपके वायु मार्गों जो जितने भी यातायात के साधन है वायु मार्ग में चलने वाले उनसे हो रहा प्रदूषण हो, सभी जगह सरकार क्या कर रही है कि कम से कम प्रदूषण को फैलाने की कोशिश कर रही है। तो ये आपको याद रखना है। तो जीरो कार्बन का लक्ष्य जो है हमारा 2070 तक उसको प्राप्त करना है, और सरकार ने यह भी कह दिया कि दोस्तों हम 2030 तक बहुत सारा अपना कार्बन इमिशन कम कर देंगे। क्लियर, तो यह हमें लक्ष्य जो है प्राप्त करना है। सभी बंदरगाहों को पर्यावरण के अनुकूल गतिविधियां सभी बंदरगाहों में बढ़ाना है। जितने भी बंदरगाहें हमारे पोर्ट हैं वहां पर पर्यावरण के अनुकूल गतिविधियां बढ़ाना है। जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो ऐसी एक्टिविटीज हों जिससे कि पर्यावरण को दोस्तों नुकसान ना पहुंचे। तो यह बात आपको यहां पर याद रखनी है। क्लियर, अच्छा, कुछ अन्य पॉइंट हमने यहां पर रखे हैं। 2022-23 के लिए सर्वश्रेष्ठ पूर्ण प्रदर्शन पुरस्कार कौन से बंदरगाह को दिया गया है? 2022-23 के लिए सर्वश्रेष्ठ पूर्ण प्रदर्शन पुरस्कार किसके लिए दिया गया दोस्तों? तो कांडला बंदरगाह है मित्रों, कांडला बंदरगाह। और यह इसका नाम बदल करके हाल ही में कांडला बंदरगाह का पंडित दीनदयाल बंदरगाह के नाम पर रखा गया। कांडला बंदरगाह आपका कहां पर है? तो यह दोस्तों आपका गुजरात में है। आप बताइए, हड़प्पा सभ्यता के काल में गुजरात में कौन सा एक फेमस बंदरगाह था? उस बंदरगाह का नाम क्या था? उस बंदरगाह का नाम क्या था दोस्तों? जो हड़प्पा सभ्यता में था उसका नाम था लोथल। एक विशाल यहां से डॉकयार्ड मिला लोथल में। क्लियर, और ये बंदरगाह शहर था सिंधु सभ्यता का। क्लियर, ये बात आपको यहां पर याद रखनी है। सिर्फ बर्थडे आउटलुक पर बेहतर प्रदर्शन का पुरस्कार
किस बंदरगाह को दिया गया? तो दोस्तों पारादीप पोर्ट है आपका, इसको दिया गया दोस्तों शिप बर्थडे आउटलुक पर बेहतर प्रदर्शन करने का पुरस्कार पारादीप पोर्ट को दिया गया। और किसके लिए दिया गया दोस्तों? कार्गो प्रबंधन के लिए, मतलब सामान के प्रबंधन के लिए, जितने भी कार्गो बहुत बड़ा सामान ले जाने वाले आपके जो जहाज होते हैं उनके प्रबंधन के लिए, उनके मैनेजमेंट के लिए इसको जो है आपका इसको बेहतर प्रदर्शन का पुरस्कार शिप बर्थडे आउटलुक पर इनको दिया गया। क्लियर? तो ये दोनों बंदरगाहों की आपको नाम याद रखनी है, आपका उड़ीसा में है। क्लियर? तो इतनी बातें आपको इसके बारे में याद रखनी है। अब चलिए देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में जरूर आप लोग लिखिएगा। देखिए, हाल ही में शांति निकेतन को यूनेस्को की विश्व विरासत की सूची में जो है शामिल करने की सिफारिश की गई है। यूनेस्को की विश्व विरासत की सूची में शामिल करने की इसको सिफारिश की गई है। और यह है कहां पर? एक्चुअल में देखा जाए तो यह कहां पर है? तो मित्रों इसके बारे में आप लोग यहां पर बताइए। यह हाल ही में शांति निकेतन को यूनेस्को की विश्व विरासत की सूची में शामिल करने की सिफारिश की गई है। यह आपका पश्चिम बंगाल में है। आप में से कोई ऐसा बिरला होगा जिसको यह पता ना हो कि शांति निकेतन प्लेस कहां पर है। पश्चिम बंगाल में है दोस्तों यह, और पश्चिम बंगाल के वीरभूमि जिले में है। कहां पर है? पश्चिम बंगाल के वीरभूमि जिले में यह पड़ता है। शांति निकेतन को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल करने की जो घोषणा की गई है दोस्तों, ये ICOMOS के द्वारा की गई है। यह दोस्तों एक संस्था है। क्लियर? जो मॉन्यूमेंट होते हैं, पुराने मॉन्यूमेंट, उनको शामिल करने की यह क्या करती है? सजेशन करने का यह कार्य करता है भारत की तरफ से। क्लियर? तो यह बात याद रखना है। हालांकि आगे चलकर के इसको शामिल करने के बारे में सोचा जाएगा, अभी तो इसकी अनाउंसमेंट हो गया है, तो कुछ महीनों के बाद इसको शामिल करने की बातें सामने आएंगी। जब शामिल किया जाएगा तब हम इसकी जरूर यहाँ पर न्यूज लेकर के आप लोगों के सामने आएंगे। क्लियर? अच्छा, रविंद्रनाथ टैगोर का यह निवास था। रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी का नाम क्या था? देवेंद्रनाथ टैगोर जी यहाँ रहते थे। देवेंद्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर इनके क्या है? पिताजी हैं रविंद्रनाथ टैगोर के। और रविंद्रनाथ टैगोर यहीं पर रहते थे दोस्तों। यह एक बहुत ही अच्छा योग केंद्र है दोस्तों, अध्यात्म का केंद्र है, शांत, एक बहुत ही पीस कीपिंग जो कहते हैं, यह एक स्थान है जो शांति निकेतन है। और दोस्तों एक समय पर शांति निकेतन जो है एक बहुत बड़ा शिक्षा का केंद्र भी यहाँ पर यह रहा है दोस्तों, आजादी के समय पर दोस्तों। तो यह बात भी आपको याद रखना है। क्लियर? अच्छा, शामिल करने की औपचारिक जो घोषणा है दोस्तों, सितंबर 2023 में इसकी घोषणा की जाएगी। शामिल करने की जो औपचारिक रूप से घोषणा करनी है वो सितंबर में होगी। क्लियर? अच्छा, सऊदी अरब रियाद में होने वाली विश्व धरोहर समिति की बैठक में दोस्तों इसको क्या किया जाएगा दोस्तों? इसको घोषित किया गया। क्लियर? सऊदी अरब यानी कि रियाद जिसकी राजधानी है दोस्तों, यहां पर एक विश्व धरोहर की बैठक हुई और यहीं पर दोस्तों इसकी घोषणा हुई। निर्माण के बारे में अगर देखें दोस्तों शांति निकेतन के, तो निर्माण इसका किसने करवाया था? देवेंद्रनाथ टैगोर, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी थे दोस्तों। इनके द्वारा शांति निकेतन का क्या किया गया? निर्माण करवाया गया। और दोस्तों विश्व भारती यूनिवर्सिटी जो है दोस्तों, ये शांति निकेतन में ही रही है दोस्तों। विश्व भारती यूनिवर्सिटी, यह आपको बात याद रखनी है, विश्व भारती यूनिवर्सिटी शांति निकेतन में ही रही है। अच्छा, इससे पहले 2021 में दोस्तों दुर्गा पूजा को भी शामिल किया गया था दोस्तों। शांति निकेतन पश्चिम बंगाल से दूसरा स्थान हो जाएगा दोस्तों। अगर हम देखें यहाँ पर, तो अब हम थोड़ा सा इसके बारे में कुछ अन्य बातें एक खाली स्लाइड में हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, भारत में हम देखें तो कुल विश्व धरोहर स्थल, भारत में कुल विश्व धरोहर स्थल कितने हैं? कुल विश्व धरोहर स्थल कितने हैं दोस्तों? तो भारत में अगर विश्व धरोहर स्थलों को देखें तो वो आपके 40 हैं। और इन 40 में से दोस्तों ये हम किनकी बात कर रहे हैं दोस्तों? ये मूर्त हैं। क्लियर? और अमूर्त की बात नहीं हम कर रहे हैं। 40 हैं। 40 में से आपके 7 तो हैं दोस्तों प्राकृतिक, आपके 32 हैं आपके सांस्कृतिक, और इसके अलावा दोस्तों एक है आपका क्या? मिक्स। क्लियर? ये आपका एक जो है ये मिक्स क्या है? यह है आपका कंचनजंगा। कंचनजंगा ये कहां पर है? सिक्किम में है। सिक्किम में है। ये आपके मूर्त विश्व धरोहर स्थल हैं जो कि यूनेस्को के द्वारा शामिल किए गए हैं। और अमूर्त की कैटेगरी में अगर हम देखें दोस्तों, अमूर्त की कैटेगरी में तो ये आपके 14 हैं जो कि सबसे नवीन, अगर हम यहां पर देखें सबसे नवीन जो है
वह आपका 2021 में दुर्गा पूजा को शामिल किया गया था। दुर्गा पूजा को 2021 में शामिल किया गया था, यह बात आपको याद रखनी है। और अगर दोस्तों शांति निकेतन को भी शामिल कर लिया जाता है, दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल का एक त्योहार है, कहां का है, पश्चिम बंगाल का। अगर मित्रों इसको भी शामिल कर लिया जाता शांति निकेतन को भी, तो पश्चिम बंगाल से कितने स्थल हो जाएंगे, 2 स्थल ऐसे हो जाएंगे जो कि यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल हैं। क्लियर, तो ये आपके अमूर्त हैं और ये मूर्त की कैटेगरी है। तो पश्चिम बंगाल से ओवरऑल 2 हो जाएंगे, एक शांति निकेतन और एक दुर्गा पूजा जो कि अमूर्त है, शांति निकेतन मूर्त वाली कैटेगरी में चला जाएगा। तो ये बात भी आपको मित्रों यहां पर याद रखनी है। क्लियर, चलिए अब हम देखते हैं, यहां पर थोड़ा सा आते हैं। हाँ देखिए, हाल ही में ये आपने सारा कुछ समझ लिया। यहाँ पर दुर्गा पूजा को शामिल किया गया था, शांति निकेतन वो पश्चिम बंगाल से दूसरा स्थल हो जाएगा अगर इसको शामिल कर लिया जाता है। बात समझ में आई। अब चलिए हम देखते हैं अपने अगले प्रश्न के बारे में। हाँ अच्छा, ICOMOS के बारे में थोड़ा सा हमें बताना था। ICOMOS एक संस्था है दोस्तों, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर की सलाहकार संस्था है। यूनेस्को की जो दोस्तों वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर है उसको सलाह देने वाली एक संस्था है कि कौन से स्थल को हमें शामिल करना है इस सूची में अपनी, और कौन से स्थल को शामिल नहीं करना है, इसके बारे में यह बताता है। और इसकी स्थापना जो है दोस्तों 1965 में फ्रांस में हुई थी, इसकी स्थापना 1965 में, यह बात भी आपको याद रखनी है। भारत में विश्व विरासत स्थल अगर देखें तो हमने आपको यहाँ पर बता दिए हैं कितने हैं दोस्तों, टोटल 40 हैं। क्लियर, जिसमें से 7 + 32 + 1 का हमने यहाँ पर पैमाना आपको बताया है। क्लियर, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत स्थलों के बारे में अगर हम बताएं, यहाँ पर हमने 14 बताए थे, नवीन आपको बताया था दुर्गा पूजा। क्लियर, तो ये बातें आपको याद रखनी है। चलिए अब हम अगले प्रश्न के बारे में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है मित्रों अपना, फुटपाथ पर सुरक्षित चलने का अधिकार। फुटपाथ पर सुरक्षित चलने का अधिकार जो है वह अधिकार देने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है। फुटपाथ पर सुरक्षित चलने का अधिकार देने वाला पहला राज्य कौन बन गया। आप लोगों को पता है दोस्तों, हम लोग जब भी रोड के किनारे निकलते हैं ना, तो वहां पर हमें चलने के लिए जगह नहीं मिलती है, क्योंकि इतनी सारी बाइक, इतनी सारी व्हीकल्स चलते हैं वहां पर। और इसके अलावा फुटपाथ पर जो अतिक्रमण हो रहा है दुकान वालों के द्वारा, दुकानदारों के द्वारा बहुत सारा अतिक्रमण कर लिया जाता है, जिससे पैदल चलने वाले व्यक्तियों के लिए जगह नहीं मिलती है, या साइकिल से चलने वाले व्यक्तियों के लिए फुटपाथ नहीं मिल पाता है। और बीच रोड में तो साइकिल या पैदल व्यक्ति तो चल ही नहीं सकते, और फुटपाथ में आपका अतिक्रमण है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है दोस्तों, भारत में परिवहन के क्षेत्र में देखी जाए तो सबसे बड़ी समस्या है। हालांकि एक राज्य ऐसा बन गया है अभी हाल ही में, पंजाब है वो राज्य, जो कि फुटपाथ पर चलने का राइट तो दे दिया है। अब वो इस चीज को इंप्लीमेंट कर पाए सही तरीके से, तभी उसकी सक्सेस वास्तविकता में मानी जाएगी, वरना उसकी सक्सेस को अधूरा कह दिया जाएगा। क्योंकि कानून बनाना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है दोस्तों, कानून का इंप्लीमेंटेशन जो है वो बहुत जरूरी है। तो अभी ये राज्य बन गया है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि फुटपाथ पर सुरक्षित चलने का अधिकार देने वाला, राइट टू वॉक देने वाला जो आपका है, वो आपका पंजाब पहला राज्य भारत का बन गया है। फुटपाथ में दोस्तों इसके माध्यम से देखिए, हम लोग जब चलते हैं दोस्तों तो हम थोड़ी सी दूर जाने के लिए अपनी बाइक ले जाते हैं, उससे हमारे पेट्रोल की बचत भी हो सकती है। अगर हम उसकी जगह पर फुटपाथ का यूज करने लगे, फुटपाथ हमारे लिए सेपरेट बनने लगे, और वो केवल उन्हीं लोगों की यूज के लिए रहे, वहां पर अतिक्रमण जैसी कुछ घटनाएं ना हो। क्लियर। अच्छा, पंजाब के बारे में देखें, यहाँ के सीएम भगवंत मान है, सीएम यहाँ के भगवंत मान है। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित है, यहाँ के राज्यपाल कौन है, बनवारी लाल पुरोहित। और पंजाब में देखें दोस्तों तो सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है। पंजाब के बारे में देख लीजिए, प्रति हेक्टेयर के हिसाब से यहां पर देखें तो सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है। लेकिन दोस्तों अगर प्रतिशत में देखें तो भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य जो है वो आपका यूपी है। कौन है मित्रों, सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य आपका उत्तर प्रदेश है भारत में। लेकिन उत्तर प्रदेश दोस्तों प्रति हेक्टेयर के हिसाब से तो ज्यादा नहीं, प्रति हेक्टेयर क्योंकि यहाँ पर सिंचाई की अच्छी व्यवस्थाएं हैं और बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी पंजाब में, इसलिए दोस्तों प्रति एकड़ में एक छोटे से क्षेत्र में बहुत ज्यादा गेहूं उत्पादित होता है, उत्पादन क्षमता यहाँ की बहुत ज्यादा है। क्लियर, ये बात आपको याद रखना है। अच्छा, पंजाब का एक लोक नृत्य है दोस्तों, इसको कहते हैं गिद्धा। गिद्धा यहाँ का लोक नृत्य है। और यहाँ पर दोस्तों हरिके बांध है पंजाब में, आपको पता है दोस्तों, ये ब्यास नदी है और ये आपकी सतलज नदी है, यहाँ पर हरिके नामक स्थान में मिलती हैं।
यहाँ पर हरिके बांध का निर्माण किया गया है। और मित्रों हरिके बांध से जो है आपकी इंदिरा गांधी नहर का निर्माण किया गया है, जो कि आपके राजस्थान के पश्चिमी जिलों में सूखे की समस्या को कम करने का कार्य करती है। राजस्थान फीडर नहर भी इसको कहा जाता है, इंदिरा गांधी नहर को। क्लियर? तो यहाँ पर आपका बांध बनाया गया है हरिके बैराज, क्लियर, पंजाब में। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। चलिए अब देखते हैं अपने चौथे प्रश्न के बारे में। दोस्तों यहाँ पर अपना चौथा नंबर का प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व में 2000 वर्ष पुराने अवशेषों की खोज की गई है? आप बताइए यहाँ पर कौन सा टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश का जहां पर अभी हाल ही में 2000 वर्ष पुराने अवशेषों की खोज की गई है? अब यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, आपका 21 तारीख का जो है एमपीपीएससी वालों का पेपर है। यह आपका बांधवगढ़ दोस्तों नेशनल पार्क जो है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, यहाँ पर मित्रों 2000 वर्ष पुराने अवशेषों की खोज की गई है। अच्छा, यहाँ पर 2000 साल पुराने जो आपके अवशेष मिले हैं, वो आपके अवशेष क्या हैं? तो दोस्तों यहाँ से एक जलप्रपात मिला है दोस्तों, जलप्रपात मिला है। यहाँ से क्या मिला है? जलप्रपात का निर्माण यहाँ से प्राप्त हुआ है, एक पुराना जलप्रपात, 2000 साल पुराना जलप्रपात। और इसके अलावा दोस्तों रॉक कट गुफाएं यहाँ पर मिली हैं। रॉक कट का मतलब क्या होता है? चट्टान को काट करके बनाई गई गुफाएं, चट्टान को काट करके बनाई गई गुफाएं यहाँ से प्राप्त हुई हैं। तो दो चीजें यहाँ पर मिली हैं, जो कि ऐसा माना जाता है कि यह 2000 वर्ष पुरानी है। क्लियर? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार 2000 साल पुरानी है ये। तो ये बात आपको यहाँ पर मित्रों याद रखनी है। अच्छा, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व दोस्तों मध्य प्रदेश के उमरिया डिस्ट्रिक्ट में है और इसकी स्थापना 1968 में हुई थी, 1968 में इसकी स्थापना हुई थी। यह बात आपको याद रखनी है। प्रोजेक्ट टाइगर अगर देखा जाए तो बांधव टाइगर रिजर्व में 1993 में यहाँ पर क्या लागू हुआ था मित्रों? प्रोजेक्ट टाइगर। क्लियर? 1993 में 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ यह टाइगर रिजर्व है। यह बात आपको याद रखनी है। जो आपका बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपका 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है दोस्तों, कैमूर श्रृंखला की। तो ये बात आपको याद रखना है। बाघों का सर्वाधिक घनत्व जो है मध्य प्रदेश में, घनत्व अगर देखा जाए तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बाघों का सर्वाधिक घनत्व है। इसके अलावा दोस्तों सतपुड़ा टाइगर रिजर्व जो है, अगर हम सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के बारे में सेपरेट यहाँ पर देखने की कोशिश करें तो हम यहाँ पर पाएंगे दोस्तों कि जो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है 1981 में इसकी स्थापना हुई थी मित्रों, जो कि पन्ना नेशनल पार्क भी 1981 में ही बना था। 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। प्रोजेक्ट टाइगर यहाँ पर मित्रों 1999 में चालू किया गया। कब चालू किया गया दोस्तों प्रोजेक्ट टाइगर? यहाँ पर 1999 में चालू किया गया प्रोजेक्ट टाइगर, ये बात याद रखनी है। और है कहां पर सतपुड़ा टाइगर रिजर्व दोस्तों? नर्मदापुरम जिले में है। कहां पर है दोस्तों? नर्मदापुरम जिले में है। और यहीं पर दोस्तों राज्य का गेहूं अनुसंधान केंद्र है, नर्मदापुरम में, पवारखेड़ा। ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर? चलिए पवारखेड़ा के बारे में हमने यहाँ पर बताया। क्लियर? अब देखते हैं थोड़ा सा और इसके आगे है। अच्छा, पन्ना टाइगर रिजर्व है जो मित्रों आपका पन्ना टाइगर रिजर्व, इसके बारे में हम आपको यहाँ पर बताएं। पन्ना टाइगर, केन नदी दोस्तों इस टाइगर रिजर्व से होकर के निकलती है। पन्ना टाइगर रिजर्व से होकर के कौन सी नदी बहती है? केन नदी। और केन घड़ियाल पार्क यहाँ पर है दोस्तों, केन घड़ियाल पार्क यहाँ पर है पन्ना टाइगर रिजर्व में। पांडव जलप्रपात है यहीं पर, ये बात भी आपको याद रख लेनी है। और इसके अलावा नेशनल हाईवे 39 जो कि झांसी से लेकर के रांची तक जाता है, नेशनल हाईवे 39 यहां से गुजरता है पन्ना टाइगर रिजर्व से। क्लियर? और कान्हा नेशनल पार्क के बारे में हम आपको यहाँ पर अलग से जानकारी देंगे, क्योंकि दोस्तों नेशनल पार्क की बात आई थी, इसलिए हमने यहाँ पर आपको नेशनल पार्क के बारे में बहुत सारी बातों को बताने का प्रयास किया है। अब देखिए कान्हा नेशनल पार्क के बारे में देखिए, तो ये जो बना कब? 1985 में दोस्तों, 1955 में दोस्तों यह बना था आपका कान्हा नेशनल पार्क है। मध्य प्रदेश का पहला नेशनल पार्क है दोस्तों, नेशनल पार्क का दर्जा 1955 में मध्य प्रदेश का पहला है। और इसके अलावा दोस्तों मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, यह बात भी आपको याद रखना है, 1955 है। अच्छा, प्रोजेक्ट टाइगर यहाँ पर 1974 में लॉन्च हुआ। प्रोजेक्ट टाइगर यहाँ पर कान्हा नेशनल पार्क में कब लॉन्च हुआ? 1974 में आया। अगर देखा जाए तो संपूर्ण मध्य प्रदेश में 1973 से आपका प्रोजेक्ट टाइगर लागू हो गया था। और प्रोजेक्ट टाइगर जो है आपका ये बना भी था 1973 में ही। क्लियर? अच्छा, बारहसिंघा को कान्हा का गहना कहा जाता है, यह बात भी आपको याद रखनी है। चलिए अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। अगला पांचवा प्रश्न दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्वच्छ भारत मिशन के ग्रामीण स्वच्छ भारत मिशन का जो ग्रामीण क्षेत्र में जो चरण सेकंड चरण है दोस्तों, उसके तहत किस राज्य के गांव 100% ODF प्लस घोषित हो चुके हैं?
ओडीएफ प्लस, पहली बात तो दोस्तों यहाँ पर कुछ बातें समझ लीजिए। एक होता है दोस्तों ओडीएफ और एक होता है ओडीएफ प्लस। ओडीएफ का मतलब होता है दोस्तों जो खुले में शौच से मुक्त है, कोई ऐसा गांव जो कि खुले में शौच से मुक्त हो गया है उसको हम कहेंगे ओडीएफ प्लस, ओडीएफ। और ओडीएफ प्लस उसे कहेंगे जो गांव खुले में शौच से मुक्त तो हो गया है लेकिन उस अपशिष्ट का प्रबंधन भी बहुत अच्छे तरीके से उसने कर लिया है, तो उसको कहेंगे हम क्या, ओडीएफ प्लस उसको कहेंगे। तो ओडीएफ और ओडीएफ प्लस में अंतर समझ में आया। तो अब देखिए हम अपने प्रश्न में आते हैं। अच्छा, जो ओडीएफ प्लस घोषित हो चुका है कौन सा गांव है दोस्तों, किस राज्य का गांव है, तो तेलंगाना राज्य के संपूर्ण गांव जो है दोस्तों वो 100% गांव जो है दोस्तों वो 100% ओडीएफ प्लस घोषित हो चुके हैं, माने कि शौच से, खुले में शौच से मुक्त भी हो गए हैं और इसके अलावा उस अपशिष्ट का इन्होंने प्रबंधन करने का भी तरीका निकाल लिया है। क्लियर, तो यह बात आपको याद रखनी है, वो तेलंगाना राज्य है। यहीं पर दोस्तों भारत का सबसे बड़ा अभी हाल ही में फ्लोटिंग सोलर प्लांट है, क्योंकि अभी ओंकारेश्वर में बन रहा है, जब बन जाएगा तो उसकी बातें हम करेंगे। क्लियर, तो तेलंगाना है इसका सही उत्तर। अच्छा, अब इसके बारे में देखिए, स्वच्छ भारत मिशन दोस्तों ये स्टार्ट कब हुआ था, स्वच्छ भारत मिशन पहली बार कब शुरू किया गया था, वह आपका शुरू किया गया था 2 अक्टूबर 2014 में आपका स्वच्छ भारत मिशन जो है प्रारंभ किया गया था। क्लियर। अच्छा, ओडीएफ के बारे में देखें दोस्तों, ओपन डिफिकेशन फ्री, ओपन डिफिकेशन फ्री, ओपन डिफिकेशन फ्री, ये आपका ओडीएफ का पूरा नाम है। खुले में शौच से मुक्त, इसका अर्थ होता है हिंदी में खुले में शौच से मुक्त। अपशिष्ट प्रबंधन अगर हो गया तो यह ओडीएफ प्लस कहलाएगा, यह हमने आपको जस्ट अभी बताया है। ओडीएफ प्लस राज्य अगर देखें दोस्तों तो सबसे बड़े राज्य में देखें तो तेलंगाना पहले नंबर पर है, और अगर सबसे छोटे राज्यों में देखें तो सिक्किम प्रथम स्थान पर है। यह बात भी मित्रों आपको याद रखनी है। भारत के 50% गांव जो हैं दोस्तों, संपूर्ण भारत के, तेलंगाना के तो 100% गांव ओडीएफ प्लस घोषित हो गए हैं, लेकिन भारत के 50% गांव दोस्तों ओडीएफ प्लस घोषित हो चुके हैं। यह बात भी आपको यहां पर याद रखनी है। क्लियर। अच्छा, इसमें दोस्तों इतना ही था, थोड़ा सा और है यहाँ पर देखें, स्वच्छ भारत मिशन ये आपका ये 2.0 है भाई। पहली बार स्वच्छ भारत मिशन जो चालू हुआ था वो आपका 2 अक्टूबर 2014 से चालू हुआ, लेकिन दूसरा इसका वर्जन जो आया 2.0 करके, यह 2 अक्टूबर दोस्तों 2021 से चालू हुआ था। 2021 से 2 अक्टूबर 2021 से चालू हुआ और 2026 तक के लिए इसका लक्ष्य रखा गया। 21 से 26 तक का 5 साल का इसका लक्ष्य रखा गया। अच्छा, कुछ अन्य मिशन के बारे में देखते हैं दोस्तों। स्वच्छ भारत मिशन तो यहां पर हो गया, ये डेट आपने देख लिया, 2.0 वाला भी आपने देख लिया। मिशन इंद्रधनुष को देखें तो 25 दिसंबर 2014 में ये आपका आया था। 25 दिसंबर मिशन इंद्रधनुष 2014 में आया था। और 4.0 की बात हम यहां पर कर रहे हैं, मिशन इंद्रधनुष 4.0 चौथा वर्जन। चौथा वर्जन इसका कब आया था मिशन इंद्रधनुष का, पहली बार 2014 में आया, लेकिन 4.0 यह आपका 7 फरवरी 2022 से लागू हुआ, 7 फरवरी 2022 से। मिशन इंद्रधनुष है क्या दोस्तों, तो इसका उद्देश्य क्या है, महिलाओं को, जो गर्भवती महिलाएं हैं और इसके अलावा दोस्तों जो 2 साल तक के बच्चे हैं उनको निःशुल्क टीका देना। क्योंकि दोस्तों एक्चुअल में होता क्या है कि जो बच्चे होते हैं, ये गर्भवती महिलाएं होती हैं, उनको विभिन्न टीकों की आवश्यकता होती है समय समय पर, लेकिन दोस्तों भारत में गरीबी के चलते या अन्य सामाजिक समस्याओं के चलते दोस्तों समय समय पर टीका की व्यवस्था नहीं हो पाती है, और उसके चलते दोस्तों गर्भवती महिला को उसके पेट में पल रहे बच्चे के लिए, और इसके अलावा जो बच्चा 2 साल तक का है उसको बहुत सारी घातक बीमारियों का भी सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए दोस्तों सरकार ने यह व्यवस्था करवा दी कि इस मिशन के तहत दोस्तों क्या किया जाएगा, 2 साल तक के बच्चों को फ्री में क्या किया जाएगा, टीकाकरण किया जाएगा। तो टीकाकरण करने के लिए यह आपका मिशन है। इतनी बातों को मित्रों आपको, ये अपना लास्ट 5वां प्रश्न था, इतनी बातों को आपको याद रखना है इसके बारे में। और दोस्तों हम अपने इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे दोस्तों, और जितना भी कंटेंट आपको दिया गया वो सारा कंटेंट आपकी कॉपी में नोट हो जाना चाहिए। और दोस्तों लगातार इसी तरह से आप नोट्स इसका बनाते रहिए। आने वाले आगे कुछ ही महीनों में आप लोग खुद ही बेहतर फील करेंगे, आपको खुद ही समझ में आएगा कि हमने किस लेवल में पढ़ाई अपनी कर ली है। करंट अफेयर प्लस उसके साथ में स्टैटिक जो आपका जीएस है, जो भी इधर उधर की जानकारियां हैं, जो भी आप कोर सब्जेक्ट में पढ़ने से बच जाते हैं, निकल जाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, ऐसे सारी चीजों को हम यहाँ पर समय समय पर कंप्लीट करेंगे और उनका रिवीजन भी हम साथ में करते जाएंगे। क्योंकि आज जो चीजें पढ़ी हैं
फिर से चर्चा में आएंगे, फिर हम इन्हीं चीजों को एक शॉर्ट रिवीजन आपको जरूर देंगे। तो आप दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।